दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय में आपने बहुत कम चर्चा या व्याख्यान सुने होंगे। और हो सकता है बहुत सी बातें जो हम आज आपके सामने रखें उस पर आपको विश्वास ही ना हो या फिर आपको बहुत अचरज महसूस हो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की अदालतों के बारे में। भारत की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कि लगभग सभी राज्यों में है, और निचली अदालतों के बारे में भी। असल में हम भारत की न्यायिक प्रक्रिया अथवा न्याय तंत्र की चर्चा करेंगे, और ये चर्चा कुछ अलग होगी। इसमें आपको वो सब कुछ सुनने को मिलेगा जो हमें मीडिया यानी पेड मीडिया में सुनने को नहीं मिलता। साथ ही हम चर्चा करेंगे ऐसी न्यायिक व्यवस्था का जिसके जरिए हम भारत में न्याय तंत्र को सुधार सकते हैं। यह न्यायिक व्यवस्था है ज्यूरी कोड। ज्यूरी कोड दुनिया के बहुत से लोकतांत्रिक देशों में अलग अलग रूप में मौजूद है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोकतांत्रिक देशों में ज्यूरी अदालतें मौजूद हैं, वहाँ की अदालतें बेहतर न्याय करती हैं, और इसीलिए वे देश जज वाली अदालत के देशों से बेहतर तरक्की करते चले गए। चलिए, हम पहले आपको मौजूदा भारतीय अदालतों के बारे में बता देते हैं। हमारे देश में गैर आपराधिक और आपराधिक दोनों ही मामलों में न्याय के लिए जज सिस्टम लागू है। करोड़ों नागरिकों के ऊपर सरकार कुछ 200 से 2000 व्यक्तियों को 20 से 35 वर्षों के लिए नियुक्त करती है, जिन्हें जज कहा जाता है। इन मुट्ठी भर व्यक्तियों को देश के सभी मामलों में दंड देने या रिहा करने की स्थायी शक्ति दे दी जाती है। उदाहरण के लिए, भारत में सभी प्रकार के मुकदमों को सुनने एवं दंड देने की अंतिम शक्ति कुछ 22,000 न्यायाधीशों के पास है। किसी शहर के ज्यादातर मुकदमे एक ही व्यक्ति के पास जाते हैं। भारत में जहां अंदाजन 2 लाख जजों की आवश्यकता है, वहां 22,000 जजों के भरोसे देश में करोड़ों मामले वर्षों से अटके पड़े हैं। एक जज अपने सेवा काल में लगभग 5,000 से 20,000 मामलों में फैसला देता है। अमूमन जज किसी अदालत में 3 से 4 वर्ष रहता है, उसके बाद उसका तबादला हो जाता है। मौजूदा जज सिस्टम में कई गंभीर समस्याएं हैं। जजों की नौकरी स्थायी होने की वजह से वे सरकारी अधिकारी, नेता, बड़े अपराधी, बड़े व्यवसायियों आदि से गठजोड़ बना लेते हैं, और इन गठजोड़ों के जरिए रिश्वत आदि लेकर अधिकारियों, नेताओं, अपराधियों को गलत काम करने में मदद करते हैं। दूसरी बड़ी समस्या यह भी है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो उसके पक्ष में निर्णय देने के लिए भी जज उससे रिश्वतखोरी करने की शक्ति रखता है, जैसे कि निर्दोष व्यक्ति को तारीख देकर अदालतों के चक्कर लगवाना। चूंकि लगभग सभी छोटे बड़े अधिकारी जजों से गठजोड़ बना लेते हैं, इस वजह से अगर किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि की शिकायत अदालत में करो तो जज उसे बिना किसी सजा के अक्सर छोड़ सकता है, जिस वजह से सरकारी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों में जनता से रिश्वतखोरी करने की हिम्मत बढ़ती है। भारत की पुलिस, अस्पतालों, स्कूलों में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी अदालतें भ्रष्ट हैं। अगर किसी स्कूल में शिक्षक सही से ना पढ़ाए और आप उसकी शिकायत अदालत में करेंगे तो जज कुछ रिश्वत लेकर उस शिक्षक को छोड़ देगा, जिससे बाकी शिक्षकों के मन में सजा मिलने का भय खत्म हो जाता है, और शिकायत करने वाला भी आगे से किसी अन्य व्यक्ति को गलत करता देख शिकायत करने अदालत नहीं जाता। अगर आप थोड़ा चिंतन करें तो पाएंगे कि भारत के सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की मूल वजह सिर्फ अदालतों का भ्रष्टाचार और निकम्मापन है। अगर अदालतें निष्पक्ष और तेजी से निर्णय देकर कुछ गलत लोगों को सजा करने लगे तो अन्य अपराधी अपने आप ही सबक सीख जाएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि मौजूदा अदालती व्यवस्था, जिसमें जज बैठकर निर्णय सुनाता है, कई मायनों में देश का नुकसान कर रही है। अब हम आपको बताएंगे ज्यूरी कोड के बारे में, जिसमें अदालतें 99% तक ईमानदारी और तेजी से निर्णय सुना पाएंगी। चलिए, अब हमने जज सिस्टम तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं ज्यूरी कोड की। ज्यूरी कोड में मुकदमे की सुनवाई के लिए 25 से 55 आयु वर्ग के 12 से 1500 नागरिकों का चयन जिले की मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा किया जाता है। नागरिकों के इस समूह को ज्यूरी मंडल कहते हैं, यानी ज्यूरी पैनल। जी हाँ, आपने सही सुना। ज्यूरी में आम नागरिक अदालत में बैठ के सारी तफ्तीश सुनते हैं। ज्यूरी के सदस्य दोनों पक्ष के गवाह, वकील आदि को सुनते हैं, जैसे मौजूदा सिस्टम में जज करता है। ज्यूरी मुकदमे को सुनती है और सबूत देखकर फैसला देती है। ज्यूरी सदस्यों की संख्या निर्भर करती है कि मामला कितना गंभीर है। प्रत्येक मुकदमे के लिए अलग ज्यूरी होती है और फैसला देने के बाद
ज्यूरी भंग हो जाती है। इसे आप एक तरह की पंचायत समझ सकते हैं, लेकिन पंचायत में पंच पहले से तय होते हैं, जबकि ज्यूरी कोर्ट में हर मामले के लिए नए लोग बुलाए जाते हैं। हर मुकदमे के लिए अलग से ज्यूरी मंडल होने के कारण फैसला हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाता है। जो व्यक्ति किसी मुकदमे में फैसला दे चुका है उसे अगले 5 वर्ष तक ज्यूरी में नहीं बुलाया जाता। ज्यूरी सदस्य अस्थायी होते हैं और सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ज्यूरी मंडल में आते हैं। ज्यूरी में आने वाले नागरिक किसी की नौकरी पर नहीं होते, वे सिर्फ कुछ समय के लिए फैसला देने आते हैं। ज्यूरी सिस्टम में प्रत्येक ज्यूरर अपना फैसला हाँ या ना के रूप में बंद लिफाफे में देता है। ये कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता कि किस ज्यूरी सदस्य ने क्या फैसला दिया है। ज्यूरी सिस्टम में प्रत्येक मामला 12 से 1500 नागरिकों के अलग अलग ज्यूरी मंडल के पास जाएगा और ज्यूरी सदस्यों का चयन लॉटरी से होगा। एक ज्यूरी मंडल के पास सिर्फ एक मामला होता है। ज्यूरी नियमित रूप से सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक सुनवाई करती है। ज्यूरी में अगली तारीख का मतलब होता है अगला दिन। तो आइए अब जानते हैं किस तरह से ज्यूरी कोर्ट व्यवस्था मौजूदा जज व्यवस्था से बेहतर होती है। आइए देखते हैं कि ज्यूरी सिस्टम या ज्यूरी कोर्ट बेहतर कैसे हैं। इसके लिए हम एक आपराधिक न्याय का मामला लेते हैं। दोस्तों, आप सबने अजय देवगन और नाना पाटेकर की मूवी अपहरण तो देखी ही होगी, जिसमें नाना पाटेकर ने बिहार के एक बाहुबली गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन मोहम्मद शहाबुद्दीन का चरित्र निभाया था। शहाबुद्दीन पर 1990 से 2005 के बीच बिहार के सिवान जिले में अनेकों अपहरण, हत्या, तेजाब से नहलाकर हत्या, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अवैध हथियार रखना, पुलिसकर्मियों की हत्या, सरकारी कार्यों में बाधा, सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को धमकाने जैसे सैकड़ों FIR दर्ज हुई। पुलिस ने उसे बकायदा तड़ीपार, हिस्ट्री शीटर ना सुधरने योग्य घोषित कर दिया था। फिर भी वह गैंगस्टर ना सिर्फ खुलेआम घूमता रहा, बल्कि कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतता चला गया। आपको क्या लगता है, इस और इसके जैसे सैकड़ों गैंगस्टर जिनके खिलाफ इतने सारे आपराधिक मामले दर्ज हों, उनका इतने लंबे समय तक कानून की गिरफ्त से बाहर रहना और जेल से चुनाव जीतना कैसे संभव हुआ? क्या यह गैंगस्टर एक सुपरमैन था? नहीं, यह गैंगस्टर कोई सुपरमैन नहीं था। यह सब संभव हुआ जज सिस्टम की वजह से। जज सिस्टम का डिजाइन ही कुछ ऐसा होता है कि जज बहुत कमजोर आदमी को ही निशाना बनाते हैं। यदि जज ताकतवर आदमी के खिलाफ जाएगा तो उसका जोखिम बढ़ जाएगा। कैसे? मान लीजिए किसी साधारण आदमी का विवाद किसी मंत्री से हो जाता है और जज को पता है कि गलती मंत्री की है, लेकिन मंत्री के खिलाफ फैसला देने से पहले जज सोचेगा कि मंत्री किसी न किसी तरीके से मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अतः जज ताकतवर आदमी यानी मंत्री के खिलाफ जाने का जोखिम कम ही उठाएगा, क्योंकि वह जानता है कि साधारण आदमी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अतः एक साधारण आदमी के खिलाफ फैसला देने में जज के लिए न्यूनतम जोखिम है। इसी तरह मान लीजिए कि भारत कल्याण पार्टी एक 5,000 करोड़ की पार्टी है और उसका एक मामला अदालत में है। अब मान लीजिए कि इस मामले में हजारों जन साधारण लोग पक्षकार के रूप में हैं। तब भी जज भारत कल्याण पार्टी से पैसा ले लेगा और कानून की कोई न कोई खामी निकालकर भारत कल्याण पार्टी के पक्ष में फैसला दे देगा, क्योंकि जज जानता है कि जन साधारण के पक्ष में फैसला देने में उसे कोई लाभ नहीं है, लेकिन भारत कल्याण पार्टी के खिलाफ फैसला देने से वह घूस की राशि से भी वंचित होगा एवं भारत कल्याण पार्टी के ऊंचे संपर्कों के कारण भविष्य में जज के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। इसे और भी सरल शब्दों में कहा जाए तो जज सिस्टम में अमीर और बाहुबली आदमी के पास अपनी पहुंच एवं पैसे का इस्तेमाल करने के अवसर बहुत होते हैं। अतः जज बड़े आदमी पर कभी हाथ नहीं डालते, या ये कहिए वे बड़े आदमी पर हाथ डालने का जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए जब भी किसी बड़े एवं छोटे आदमी की लड़ाई होगी तो जज स्वाभाविक तौर से ताकतवर आदमी को छोड़ देगा और कमजोर की गर्दन मरोड़ देगा। अब चाहे इसमें कमजोर आदमियों की संख्या कितनी भी अधिक क्यों ना हो। जबकि अगर हमारे देश में ज्यूरी कोर्ट व्यवस्था होती तो जिस दिन शहाबुद्दीन ने अपनी जिंदगी की पहली चोरी या गुंडागर्दी की होती, उसी के कुछ दिन बाद वो जेल पहुंच गया होता। ऐसा इसलिए कि ज्यूरी में आने वाले वो 12 लोग कौन हैं उन्हें कोई नहीं जानता, और वो एक बार फैसला सुनाने के बाद 5 वर्ष बाद ही दोबारा आ सकेंगे, जिससे उनको खरीदने का भी कोई फायदा नहीं। और अगर शहाबुद्दीन ने उन 12 लोगों में से किसी तरह से 2-3 को कुछ पैसे अदालत के बाहर दिए भी होते
तो वे 2-3 लोग पैसा रख के शहाबुद्दीन के खिलाफ भी फैसला सुना देते। तो भी शहाबुद्दीन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि शहाबुद्दीन कभी जान ही नहीं पाता कि 12 में से किसने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और किसने खिलाफ में, क्योंकि जूरी सदस्यों को फैसला बंद लिफाफे में एक साथ देना होता है, जिसकी वजह से फैसला एक मुश्त आता है। जज भी नहीं जान सकता कि किस जूरी सदस्य ने क्या फैसला दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर जज फैसला सुनाएगा और जज को रिश्वत मिली है, तो जज को हर हाल में फैसला रिश्वत देने वाले के पक्ष में सुनाना होगा, क्योंकि जज को अदालत में रोज आना है और रिश्वत देने वाले को भी पता है कि इसी जज ने मुझसे पैसा लिया है। जबकि ज्यूरी सदस्य 5 वर्ष में एक बार आएंगे और रिश्वत देने वाले को यह भी नहीं पता चलता कि 12 में से किसने उसके पक्ष में फैसला दिया और किसने विरोध में, जिसकी वजह से रिश्वत देने वाले को शंका रहती है कि कहीं मेरा पैसा भी डूब ना जाए और सजा भी हो जाए। दोस्तों, हमारा अनुभव कहता है कि भारत के ज्यादातर लोगों का भारत की अदालतों के बारे में बहुत नरम रुख रहता है। इनकी नजर में अदालतें भारत की सबसे ईमानदार और काबिल संस्थान हैं। ये अमूमन ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी किसी अदालत का चक्कर नहीं लगाया। इसलिए अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि भारत की अदालतें बहुत निष्पक्ष और ईमानदार हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि कुछ दिन किसी अदालत के चक्कर लगा आएं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो अदालत के चक्कर काट चुका है। भारत की न्याय व्यवस्था पर भारत के कुछ लोगों को इसलिए भी विश्वास हो जाता है क्योंकि कभी कभी अदालतें कुछ बड़े अपराधियों को सजा दे देती हैं और पेड मीडिया अदालत के ऐसे फैसलों पर रात दिन बहस करके ये यकीन दिला देता है कि अदालतें बड़ी ईमानदार हैं। लेकिन अगर पेड मीडिया यह दिखाने लगे कि 2-4 अपराधियों को सजा देने वाली अदालत सैकड़ों बड़े अपराधियों को कैसे छोड़ देती है और जिन 2-4 को सजा देती है उन्हें भी सजा कितनी कम और कितनी देरी से देती है, तो लोगों को समझ आ जाएगा कि अदालतें किस तरह से बड़े अपराधियों को आजाद घूमने का मौका देती हैं। जिन देशों में अदालतें कम भ्रष्ट होती हैं, उन देशों में लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलती है और वे ज्यादा उत्पादक होते हैं। पश्चिमी देशों में जूरी सिस्टम 600 से 700 वर्ष पहले आया और इसी वजह से आज वे विकसित राष्ट्र बन गए। उदाहरण के लिए अमेरिका सन 1780 तक एक गुलाम और पिछड़ा देश था। सन 1780 में आजादी के बाद उन्होंने जूरी सिस्टम लागू किया, जिससे वहां तेजी से उद्योग व्यवसाय विकसित हुए और सन 1890 तक अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जूरी सिस्टम या जूरी कोर्ट देश में उद्योग और व्यवसाय के विकास में सहायक होता है। और अगर हम चाहते हैं कि भारत के नागरिक भी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां खोलें, तो हमें अपने देश में जूरी सिस्टम लागू करवाना होगा। दोस्तों, अगर आप जूरी कोर्ट या जूरी सिस्टम के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आपके मन में इस वीडियो को सुनने के बाद कई प्रश्न उठेंगे। हम चाहते हैं आप अपने सभी प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम उन प्रश्नों की चर्चा अगले वीडियो में कर पाएं। धन्यवाद।